Hello everyone, good afternoon to you all. Welcome to English साहित्य चैनल अगेन. तो परसों हमने क्लास किया था. हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे पीएचडी हो, एमए एंट्रेंस हो, पीजीटी, टीजीटी या फिर किसी भी रिक्रूटमेंट जॉब के लिए हो जिसमें भी इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हों, उन सब के लिए ये बेनिफिशियल रहने वाला है. ओके, ये क्वेश्चंस मैं खुद रैंडमली पिक कर नहीं लाई हूँ, ये क्वेश्चंस आई हुई हैं. सो इससे बेटर एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम. तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो सोच रहे थे कि इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आती होंगी, इतना टफ क्वेश्चन नहीं होता होगा. इजी भी आती हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी आती हैं और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं. तो हमको लाइव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ये पता चलता है कि हर क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, एवरी इंफॉर्मेशन एंड एवरी क्वेश्चन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. वी कांट इग्नोर एनीथिंग. तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना मगअप कर पाते हैं, हम कितना पढ़ पाते हैं और कितना इन्फॉर्मेशन गैदर करके अपने पास रख पाते हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट. पिछली बार हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था. आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज. ऑप्शंस आर ए प्रोज, बी पोएट्री, सी नॉवल, डी ड्रामा. ओके, पिछली बार की तरह इस बार भी हर क्वेश्चन के बाद आपके पास 10 to 20 सेकेंड्स टाइम दिया जाएगा. And your time has already started. चलिए, आई होप आप आंसर्स के साथ रेडी हैं और क्वेश्चन नंबर के साथ विद अलॉन्ग विद द ऑप्शंस आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉवल. ओके, पिछली बार मैं अंडरलाइन करना या टिक करना भूल गई थी, सो इस बार मैं याद रख के कर रही हूँ. ओके, नॉवल. ओके, इसीलिए विक्टोरियन एज इज़ ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ द नॉवल. इफ समबडी आस्क्स यू कि कौन सा एज is also known as the age of novel, then remember it is the Victorian era. Why? The reason behind is novel became the most dominant and widely consumed literary form. Fine. So let's move on to question number 12. Matthew Arnold belongs to which age? Option A Victorian, B Romantic, C Puritan, D Modern. आपको थोड़ा याद दिला दूं तो हमने
पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 में मैथ्यू आर्नल्ड के रिलेटेड ही क्वेश्चन किया था, और एक्सप्लेनेशन अगर कोई वीडियो देखा होगा अच्छे से और सुना होगा तो उसमें मैंने उनका एक द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क का नाम भी लिया था। तो मुझे उस वर्क का नाम अभी चाहिए आपसे, एंड you also have to answer from which age does he belong to. Okay, चलिए. So Matthew Arnold belongs to option A, Victorian age or Victorian era. He was one of the major poets and critics. Okay, और क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने जो एक्सप्लेनेशन देने के टाइम जिस वर्क का मेंशन किया था वो है द स्टडी ऑफ पोट्री. एज ही वॉज अ क्रिटिक, ये उनका वर्क है जिसमें उन्होंने Question number 13. Give me a good mother, I will give you a good nation, was the observation of. This is a statement. इसमें simply याद रखना है, और statements थोड़ा complicated हो सकती है क्योंकि इतने सारे statements और quotations होती हैं, कौन सा important है कौन सा नहीं है हम यूजुअली बता नहीं सकते, और याद रखना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नेपोलियन. ओके, नेपोलियन बोनापार्ट. सो जस्ट मग इट अप. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ दीज इंग्लिश ऑथर्स was a member of the Bloomsbury group, a literary circle that rejected the Victorian taboos in religious, artistic, social, and sexual matters? Option A, Virginia Woolf. B, George Orwell. C, John Fowles. D, D.H. Lawrence. पहले तो आप ये रिकलेक्ट कीजिए कि ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या था, कौन कौन उसके मेंबर्स थे, किस चीज़ के लिए ग्रुप बनाया गया था. वैसे यहाँ पे ऑलरेडी हिंट दे रखा है क्वेश्चन में ही कि ब्लूम्सबरी ग्रुप वाज अ literary circle that rejected the Victorian taboos. यानी कि विक्टोरियन एरा में जो भी विक्टोरियन वैल्यूज़ थे, द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, जो भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी हुआ करता था, मोरल पुलिसिंग हुआ करता था कि ये प्रोफेशन इज़ मोरली अपराइट, प्रॉस्टिट्यूशन को लोग आज भी देखते हैं ख़राब नज़रिए से, उस टाइम भी देखा करते थे. सेक्सुअल फ्रीडम उतना होता नहीं था जैसे आज LGBTQ कम्युनिटी प्रोटेस्ट वगैरह करती हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में. उस टाइम भी सेक्सुअल फ्रीडम उतना होता नहीं था. तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए दे रिजेक्टेड all of these umbrella term में the Victorian values. They rejected the Victorian values. Okay, and they looked for sexual liberation, freedom from religious orthodoxy. They wanted to change the societal structure which supported the male dominated society. तो इन सब के अगेंस्ट हुआ करते थे. ओके, द ब्लूम्सबरी ग्रुप. और ये ग्रुप का नाम ब्लूम्सबरी क्यों पड़ा? क्योंकि ब्लूम्सबरी वॉज अ डिस्ट्रिक्ट इन UK जहाँ पर इसके जो ग्रुप के मेंबर्स थे
they used to meet most often in Bloomsbury. Okay, so it was a group of writers, artists, and intellectuals in the early 20th century who rejected strict Victorian values in favor of experimental art and free thought. ओके, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या है. क्वेश्चन में भी लिखा है, साथ में मैंने भी समझा दिया है. एंड अभी आंसर देने का टाइम हो गया. सो आंसर है ऑप्शन ए. ओके, वर्जीनिया वुल्फ was one of the members, and she was very famous amongst all other group members. Okay, so other key figures were Lytton Strachey, Clive Bell, और भी other members थे. बट इन दो तीन का नाम आप याद रखिए, ताकि if you have to write somewhere then you can come up with 3 to 4 names. Okay, so question number 15. Which allegorical novel by William Golding features a group of boys stranded on a desert island? Option A, Rites of Passage. B, Darkness Visible. C, Fire Down Below. D, Lord of the Flies. Before you answer, can somebody explain me what is an allegory? क्या होता है एलेगरी? यहाँ पे पूछा है ना, कि यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि विलियम गोल्डिंग का जो भी आंसर होने वाला है नॉवल, वो एक एलेगोरिकल नॉवल था. सिर्फ नॉवल भी लिख सकता था, क्यों एलेगोरिकल नॉवल लिखा हुआ है? देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड इट. Yes, so allegory is, in layman's language, if I have to explain you, it is a story in which people, things, and happenings have a additional or hidden meaning to it. Okay, and it is used for teaching, explaining ideas, morals, or principles. हमें समझाने के लिए कि वो क्या मीन करता है. There's always a hidden meaning when it comes to allegory. So, अब ये स्टोरी में what was the allegorical meaning? The answer is option D, Lord of the Flies. बहुत लोगों को पता होगा, लिख भी रहे हैं. ओके, इसका स्टोरी क्या था? इसका स्टोरी ये था कि there's an innate capacity for evil that resides within all human beings. इंसानों में, जानवरों में, सारे जीव जंतुओं में ना, वो हम कहते हैं ना हिंदी में कि इंसान से बड़ा जानवर और कुछ होता नहीं है और कोई होता नहीं है. जितनी भी इंसानियत हो, एक छोटी चिंगारी आपको जानवर बना सकती है, राइट? सो वो जो एविलनेस होता है वो सारे ह्यूमन बींग्स में होती है. सो इस नॉवल के माध्यम से विलियम गोल्डिंग वही दर्शाना चाहते थे.
and he used many allegorical themes in this novel. आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, आपको समझ आएगा. Okay, so next question is question number 16. What do George Bernard Shaw, William Butler Yeats, Rudyard Kipling and William Golding have in common? Option A, all of them received the Nobel Prize in Literature. B, they were members of the Fabian Society, a British socialist intellectual movement. C, they were all born in Ireland. D, all of them served in World War I. ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं है. ऑल ऑफ देम सर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर वन. नो. क्या सभी आयरिश पोएट्स हैं, आयरिश नॉवलिस्ट्स हैं? सोचिए, हो भी सकते हैं, क्या पता, है ना. इसका आंसर है ए, ऑल ऑफ देम रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. ओके, सो इससे हमें और क्या पता चलता है कि हमें नोबेल प्राइज़ विनर्स और उन किस किस साल में जीते हैं वो भी याद रखना पड़ेगा A to Z. तो वो भी हम करेंगे आने वाले क्लासेस में. लेकिन उसके लिए, जैसे मैंने पिछली बार बोला था, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा. सो फॉर दैट purpose you have to like, share and subscribe this channel. Okay, so Rudyard Kipling won the Nobel Prize in the year 1907, followed by W.B. Yeats, who was an Irish novelist. He won the Nobel Prize in 1923. George Bernard Shaw in the year 1925 and William Golding in 1983. Fine. अब करने वाले हैं हम 17th question. What name was applied to the group of British playwrights and novelists from the 1950s, which included John Osborne, John Byrne, and Alan Sillitoe? Option A, the Conformists. B, the Angry Young Men. C, the Rebels. D, the Disappointed Young Men. So the answer to question number 17 is option B, the Angry Young Men movement. Okay, so what was the Angry Young Men movement? ये थोड़ा अजीब सा नाम नहीं लग रहा? अटपटा नाम, एंग्री यंग मैन. जैसे हमको एंग्री यंग मैन सुन के किसकी याद आती है बॉलीवुड में? अमिताभ बच्चन की. सो हमेशा याद रखना, जॉन ऑसबॉर्न was the key figure, one of the prominent group members. ठीक है, जॉन ऑसबॉर्न का नाम याद रखना. सो एंग्री यंग मैन मूवमेंट या ग्रुप क्या हुआ करता था? इट वॉज अ ग्रुप ऑफ वर्किंग मिडिल क्लास प्ले राइट्स एंड नॉवलिस्ट्स जो फोकस करते थे किस पे? ऑन एक्सप्रेसिंग डिल्यूजनमेंट विथ सोसाइटल प्रैक्टिसेस, political and class hypocrisy of post-war British.
जैसा कि विक्टोरियन एरा में हमने आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं मोस्टली विक्टोरियन और मॉडर्न एज के ही थे, ज़्यादातर विक्टोरियन एज के ही थे। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये देखा था कि विक्टोरियन एज में क्या हुआ करता था। सॉरी, इट वाज द सेकंड क्वेश्चन, कि बहुत सारी टैबूज थी, क्लास डिफरेंसेस थे, मोरल पॉलिसिंग होती थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी। तो इन सब के अगेंस्ट बहुत सारी ग्रुप्स बनी, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, जैसे ब्लूम्सबरी ग्रुप हमने पढ़ा, एंड दिस वन इज़ एंग्री यंग मैन मूवमेंट। तो ये लोग भी उसी के आसपास, उसी के अगेंस्ट दिखाना चाहते थे अपने वर्क्स में। ओके, कि विक्टोरियन एरा में जो भी प्रैक्टिसेस वगैरह चल रही हैं वो सब गलत है। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रूपर्ट ब्रूक, क्वेश्चन नंबर 18, रूपर्ट ब्रूक wrote his poetry during which conflict? A. Boer War, B. Second World War, C. Korean War, D. First World War। सी एक हिंट देती हूँ, ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी ब्रिटिश लिटरेचर में कोरियन वॉर नहीं आता। ब्रिटिश लिटरेचर हो गया, अमेरिकन लिटरेचर हो गया, कोरियन वॉर का मेंशन कहीं पे भी नहीं है। ओके, अब बचे ऑप्शन ए, बी और डी। नाइनटीन का आंसर है ऑप्शन सी, W.B. Yeats। W.B. Yeats इज़ एन आयरिश पोएट, ठीक है, 20th सेंचुरी पोएट, और उन्होंने ये पोम भी लिखा है, आइल ऑफ इनिस्प्री। क्वेश्चन नंबर 20 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके, द कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू अ ग्रुप हु एमर्ज्ड व्हेन मतलब कौन से साल में कैम्ब्रिज स्कूल करके एक ग्रुप बना। ऑप्शन ए
1900, B 1960, C 1920, D 1930। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, तो देख के आंसर दीजिएगा। आज के लिए बस 10 क्वेश्चन ही करते हैं हम, क्योंकि वीडियो और लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे मोटिवेटेड बनाए रखना है आपको, बाय प्लीज़ liking, sharing and subscribing to it. Okay. So the Cambridge School group was formed in the year 1920. Not in the year 1920, but in 1920s. Okay. And the key figures were I.A. Richards, F.R. Lewis, William Empson, and many others. So these were some of the prominent figures related to that group. तो चलिए इसी के साथ आज हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।